नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मनीष कुमार शर्मा। और आज हम जो क्लास सेवन्थ की जो एसएसटी की बुक है उसमें जो भूगोल वाला पार्ट है, उस भूगोल वाले पार्ट के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। और इस चैप्टर नंबर 3 को हम दो पार्टों में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी, कि इसके अंदर क्या है। क्या आंतरिक जो पृथ्वी में जो परिवर्तन होते हैं वो आंतरिक होते हैं या बाह्य होते हैं, या दोनों प्रकार से होते हैं, और होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो आइए विद्यार्थी शुरुआत करते हैं। स्थल मंडल, हमारी बदलती पृथ्वी। तो हम जानते हैं स्थल मंडल की अगर मैं बात करूं तो स्थल मंडल के अंदर आपको पता है कि जो हमारे सारे महाद्वीप होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, स्थल मंडल में होते हैं। एक बात और ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो मैं यहाँ पेंसिल से अंडरलाइन कर रखा हूँ इनको आपको कॉपी में नोट करना है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। अब मन में सवाल ये होगा कि स्थल मंडल जो अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है। तो विद्यार्थी ध्यान से सुनना। जो भूप्रपट्टी होती है, इसके भूप्रपट्टी के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर अध्ययन कर चुके हैं कि भूप्रपट्टी होती क्या है। भूप्रपट्टी होती है, मैं आपको पहले बता चुका, फिर बता रहा हूँ दोबारा। जो जो इसका बाह्य भाग होता है, पृथ्वी का जो अपनी पृथ्वी है उसका जो बाह्य भाग होता है वो भूप्रपट्टी कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों। और बात करें कि भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी व कुछ छोटी कठोर असमान आकार की जो प्लेटें होती है और जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। वापिस से सुनना ध्यान से, मैं पूरा बोल रहा हूँ, आप सुनना और समझने का प्रयास करना कि भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी व कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप व महासागर की सतह टिकी होती है। क्लियर यहाँ तक। आगे बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, मतलब एक सर्कल के रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। अब विद्यार्थियों आगे बात करते हैं हम। आपको मैंने ये जो अंडरलाइन की है उनको तो याद करना ही है। साथ में है प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होता है वो अंतर्जात परिवर्तन भी होता है और बाह्यजात परिवर्तन भी होता है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अंतर्जनित बल भी कह सकते हो और बहिर्जनित बल भी कह सकते हो। अंतर्जनित का मतलब अंदर वाला, और बहिर्जनित का मतलब बाहर वाला। जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, तो ये सब भूस्खलन है, ये सब क्या है, अंदर वाले। और बाहर वाले क्या है, जैसे कि नदी का बहता जल, पवन है, समुद्री तरंगे होती है, हिमनद होती है। हालांकि इनके बारे में आगे आगे जो चैप्टर है उसमें विस्तार से समझेंगे। मैं खाली अभी यहाँ नाम नाम बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे बात करते हैं कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, मतलब आंतरिक भाग मतलब अंदर वाले भाग में जो घटित होते हैं, जैसे कि जो मैंने बताया आपको, ज्वालामुखी है, भूकंप है, उन्हें अंतर्जनित बल, या इंग्लिश की बात करें तो हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, या एक्सोजेनिक। अंदर वाले को एंडोजेनिक और बाहर वाले को एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप व ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण भूकंप व ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। आप जानते हो जब भूकंप आएगा तो हानि होगी, लाभ तो होने से रहा। ज्वालामुखी आएगा तो भी हानि होगी। यहाँ मैंने बताया, जो आपको देखो एक डायग्राम दे भी रखा है, इसको आपको कॉपी में ऐसे कैसे नोट करना है मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना कि पृथ्वी की गतियाँ हैं। मैंने बताया था जो पृथ्वी पर जो पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अंतर्जनित और एक होता है बहिर्जनित। तो अंतर्जनित में एक तो आएगा आकस्मिक बल, एक आएगा अपर्दन और निक्षेपण बहिर्जनित में।
अब अंतर्निहित में आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन कौन सा है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। और अपर्दन और निक्षेपण में क्या है, नदी बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। इनमें हम सारी बातें करेंगे कि नदी बहता जल में क्या क्या आता है, पवन में क्या आता है, समुद्री तरंग में क्या क्या पढ़ना है और हिमनद में क्या क्या हमें समझना है। इनको हम सारे विस्तार से बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना सा जान लें, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के बारे में बात करेंगे। अब रही बात कि सर भूकंप होता क्या है, देखिए पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है, और ये कंपन जो होता है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही हम क्या कह सकते हैं, भूकंप कह सकते हैं। और अब मन में सवाल आ रहा होगा सर ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी जो भूपर्पट्टी पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ होते हैं वो अचानक निकलते रहते हैं। अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा ज्वालामुखी वाले का, उसको आप देखना। अब भूस्खलन क्या होता है कि जो ये होता है ना, पृथ्वी का जो जिससे वो लुढ़कते 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 आते हैं, तो उसको एक तरीके से भूस्खलन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप। अब बात करें, मतलब अचानक से आता है उससे एक तरीके से भूस्खलन कह सकते हैं हम। अब बात करते हैं ये कि सर अपरदन और निक्षेपण क्या है। मैंने एक छोटा चित्र बनाया आपके लिए। जो चट्टान होती है, चट्टान के सारे सारे जैसे ये छोटे छोटे पत्थर से, कंकड़ से होते हैं और यहाँ आके जमाव क्षेत्र बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं अवसाद। और आगे जैसे ये करते हैं तो यहाँ जमा हो जाते हैं, इसको कहते हैं हम निक्षेपण। और ये यहाँ से यहाँ आना, ये जो क्रिया है, ये क्रिया टूटना, मतलब इसको हम कह सकते हैं अपरदन कह सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी को आप देखिए आराम से। ज्वालामुखी की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, वापिस से देख लो आप चाहो तो, कि ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये ज्वालामुखी है, यहाँ से पहले मैग्मा बाहर आएगा। ठीक है, फिर मैग्मा जो लाल वाला है ना, इसको बोलते हैं वीवर नली, वीवर नली बोलते हैं इसको। ये परपट्टी हो गई, मतलब भूपरपट्टी हो गई। ये मेंटल हो गया, जो इसका आंतरिक भाग होता है वो हो गया। और ये जो लावा निकल रहा है, ये काला काला ये लावा निकल रहा है। ये निकास, मतलब ये निकास मतलब बाहर की ओर निकल रहा है, तो निकास को हम क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं। और क्रेटर, ये यहाँ से धुआं धुआं बाहर निकल रहा है, गैस और राख, इसे हम कहते हैं क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात। ये यहाँ लिखा भी है कि एंडो का मतलब अंतर, एक्सो का मतलब बाहर। तो एंडोजेनिक अभी बताया था मैंने आपको क्या, अंतर्जनिक। और एक्सोजेनिक मतलब बहिर्जनिक, बहिर्जनिक। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर एक कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। और भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है वो कहलाता है उद्गम केंद्र, मतलब जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है। उद्गम केंद्र के भूस्तर पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ध्यान रखना, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र दोनों में अंतर होता है। अधिकेंद्र क्या होता है कि जो उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र जहाँ से कंपन प्रारंभ होता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता को धीरे धीरे कम होती जाती है। मैं आपको भूकंप के संबंध में 3 बातें बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनना। एक तो आपको क्या याद रखना है कि भूकंप का उद्गम केंद्र क्या होता है, एक अधिकेंद्र क्या होता है। और देखिए, उद्गम केंद्र एक तरीके से वह स्थान है जहाँ जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनना कि जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वो भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। ठीक है, और भूकंप को जो हम मापने में यंत्र काम लेते हैं उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ यंत्र। और भूकंप के अध्ययन की अगर हम बात करें तो भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, ये भूकंप वाला मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ कि जो लिखा भी है उद्गम केंद्र के बारे में, मैंने डायग्राम बनाया भी था, बाकी मैं इसे समझा देता हूँ आपको। उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये बना हुआ ना, ये केंद्र है। इस केंद्र से पहले प्लेट सीमा इधर,
फिर ये अधिक केंद्र सतह वाला मैंने बताया था आपको भी, क्या बताया था मैंने आपको कि अधिक केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अधिक केंद्र होता है कि अधिक केंद्र से मतलब उद्गम केंद्र की सतह, उद्गम केंद्र की भू सतह, अब जैसे ये उद्गम केंद्र हो गया, इसकी भू सतह ये हो गई, तो भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। इसके निकटतम स्थान यही हुआ ना, देखिए इसके निकटतम स्थान कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, अधिक केंद्र नाम दे दिया। और यहाँ से भूकंप की तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, जैसे सभी दिशाओं में फैल रही है तरंगे, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, रेड वाला निशान है ना, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। तो विद्यार्थियों ये आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आप ये और ध्यान रखना, भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी है, पी तरंगे जिन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, एक होती है एस तरंगे, इन्हें कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इनके बारे में आपको जैसे आप बड़ी क्लास में आओगे वहाँ इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बता देता हूँ कि पी तरंगे को प्राथमिक तरंगे कहते हैं, एस तरंगे को सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे कहते हैं, एल तरंगे को धरातलीय तरंगे या लव तरंगे भी कहते हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और भी ऐसे काफ़ी है कि सबसे अगर पूछे कि सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी है, तो एल तरंगे होती है सबसे विनाशकारी। और जो पी तरंगे होती है वो तीनों अवस्था में प्रवेश करती है, ठोस है, द्रव है, गैस है। हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, आपके इनके बारे में विस्तार से आपको जानने को मिलेगा जब आप बड़ी क्लास में आओगे, जैसे कि आप 9th-10th में आओगे या 11th-12th में आओगे, तब आपको पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे के बारे में विस्तार से देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि पी तरंगे प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे सेकेंडरी तरंगे या द्वितीयक तरंगे, और एल तरंगे मतलब धरातलीय तरंगे, या इनको एक नाम और दिया गया है लव तरंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। ये भूकंप की उत्पत्ति का बता ही दिया मैंने आपको। चलिए अब आप देखना कि यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो उसके प्रभाव के निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। देखिए गुजरात में भूकंप का चित्र देखिए आप, विनाशकारी भूकंप देखो कैसे आता है। ठीक है, और ये भुज में भी आया था भूकंप, भुज में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। कब आया था, 26 जनवरी 2001 में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए थोड़ा सा देखना कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो ध्यान रखना, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 से होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली हो, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। आपने कभी रिक्टर स्केल देखा है? रिक्टर स्केल एक तरह स्केल की तरह होता है और इसकी मापनी 0 से लेकर 12 तक की होती है। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे कि आगे हम जो स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो आगे चैप्टर आएगा वो चैप्टर आएगा स्थलाकृतियों के बारे में, स्थलाकृतियों के बारे में कि जैसे कि हिमनदी वाली कैसे आकृतियाँ बनेगी, पवनों से कैसे आकृतियाँ बनेगी, समुद्री तरंगों से कैसे आकृतियाँ बनेगी। तो विद्यार्थियों तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगली मुलाकात जल्दी होगी, जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप अपने घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।